अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज के प्रोग्राम में भी दुनिया भर से हम बहुत सारी अहम और दिलचस्प खबरें लेकर इस प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर हुए हैं। कौन सी टॉप स्टोरीज हैं, कौन से इश्यूज हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, पहले एक नज़र डाल लेते हैं। अफगानिस्तान में अमन आमा की सूरत-ए-हाल मखदूश, तालिबान और अफगान फोर्सेस के माबैन घुमसान की जंग। न्यूयॉर्क में पहली मरतबा खातून गवर्नर बनने जा रही हैं जो खुद ख्वातीन के हुकूक की अलंबरदार भी हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत में कमी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म अवाम में मकबूलियत खो बैठे हैं। वबा के हवाले से कारकर्दगी पर अवाम नाराज हैं। जूलियन असांज की पेशी पर पेशी। विकीलीक्स के बानी को कानूनी पेचीदगियों का सामना। दुनिया भर के मजबूत तरीन लोगों का पर्दा चाक करने वाला खुद खबरों में। कोरोना आलमी मंजरनामा। मुतासिरा मरीजों की तादाद 206 मिलियन के करीब पहुंच गई। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सजा जजा शुरू। करंतना में इंसानों के लिए टेक्नोलॉजी से मदद। अल्जीरिया में आग भड़कने से 65 अफराद हलाक। आग बुझाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। चिली में 13 साल से खुश्कसाली। मुल्क का 80% हिस्सा बारिशों का मुंतजर। सऊदी अरब की सबसे बड़ी खजूर मंडी। सऊदी अरब में खजूर मेला सज गया। मुख्तलिफ किस्म की खजूरें, इनमें लोगों की दिलचस्पी। 40 साल पुराना केक नीलाम। केक प्रिंस चार्ल्स एंड लेडी डियाना को शादी के तोहफे में मिला। अब नीलाम हुआ $2,565 में, लेकिन खाने के काबिल नहीं। कोरोना फैलाने का मौजिब शख्स। कोरोना पाबंदियों को तोड़ने पर सजा का अमल शुरू। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स को सजा। एंटार्कटिका में बर्फ के पिघलाव में तेजी। समुद्रों का उबलता पानी बर्फ की तह को खाने लगा। शिमाली कोरिया की धमकी। अमेरिका और जनूबी कोरिया के मबैन मुश्तरका मशकों पर शिमाली कोरिया सीख पा। किम उन जुंग की बहन ने दोनों ममालिक को सख्त नताइज की धमकी देते हुए शिमाली कोरिया के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद से बाज रहने को कहा है। टॉप स्टोरीज कौन सी हैं, कौन से मौज़ूआत पर आज हम बात करने वाले हैं, ये तो आप जान चुके हैं और आपको ये भी पता चल गया है कि आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ तालिबान बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ते दिखाई देते हैं। आपको पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के शहर गजनी पर भी कब्जा कर लिया है और ये शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे भी अपनी सी कोशिशें करते इसमें दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस पर हम काफ़ी दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालिबान के बारे में भी हमने आपको आगाह किया कि शहर के कई अहम इलाके वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। आपको पता है कि आज दोहा में एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर भी यही फैसला हुआ है कि तालिबान की पेशकदमी को रोकने के लिए जितनी ज़्यादा एफर्ट्स की जा सकती हैं ये कोशिशें की जानी चाहिए। कंदूज शहर की अगर बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महसूस सैकड़ों अफगान फौजियों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। कंधार जेल पर कब्जे के बाद हज़ारों कैदी रिहा कर दिए गए हैं और अब तालिबान का अगला निशाना बल्क का दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ अशरफ गानी ने मज़ार शरीफ का दौरा किया है और सदर गानी ने अफगान आर्मी चीफ अब्दुल वली को बरतरफ कर दिया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि नए आर्मी चीफ और रशीद दोस्तम से तालिबान के मफतूहा इलाके वापस लेने और जंग तेज करने की तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं, लेकिन लश्करगाह के बेशतर हिस्से तालिबान के कंट्रोल में हैं और मुल्क के शिमाली हिस्से पर भी सरहदी इलाकों में वो अपना कब्जा कायम कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि तालिबान अशरफ गानी हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि कोई मुआहदा हो सके, क्योंकि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान इस वक्त सूरत हाल और जो है वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार दिखाई देते हैं और अफगानिस्तान में तशद्दुद में तेज़ी से इजाफा होता भी दिखाई देता है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए मुफीद समझा जाता है कि वो किसी तरह इस गंदगी को साफ करे जो अफगानिस्तान में फ़ौजी हल तलाश करने की 20 साल की कोशिशों में के बाद पीछे रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अफगान में किसी भी फरीक की हिमायत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि अमरीकियों ने फैसला किया है कि भारत उनका तस्वीराती शराकतदार है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि वजह यह है असल कि अब पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ का सलूक किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने उन्हें बताया है कि जब तक अशरफ गानी मौजूद हैं हम अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब सूरत हाल क्या है कुछ ये भी हम आपको बताए देते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आई हैं और इन रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि तालिबान 30 दिनों में काबुल का राबिता बाकी मुल्क से मुनक़ता कर सकते हैं और 90 दिनों में इस पर कब्जा भी कर सकते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 सूबाई दारकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ताहम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा मज़ाहमत दिखाकर तालिबान को पीछे धकेल सकती हैं। आज दोहा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 4 मुल्की इजलास हुआ, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान शरीक थे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक ने इस 4 मुल्की इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और नाज़रीन, अभी एक रोज़ पहले तकरीबन हमने आपको ये खबर दी थी कि न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं उन्हें जिनसी हरासगी के इल्ज़ाम में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। अब खबर ये सामने आ रही है कि उनके इस्तीफ़े के बाद उनकी टीम में शामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर कैथी हॉकल को अमरीकी चौथी बड़ी रियासत के गवर्नर की हैसियत से ओहदा संभालने के लिए नामजद कर दिया गया है। ये न्यूयॉर्क की पहली खातून गवर्नर बनने का एजाज़ अपने नाम करके तारीखी संगे मील उबूर कर रही हैं। कैथी बतौर क्लर्क भी काम करती हैं और उन्हें ख्वातीन के हुकूक का अलमबरदार समझा जाता है। जिनसी तौर पर हरासा करने की पादाश में मुस्ताफी होने के बाद कैथी हॉकल न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर इस्तीफा इसलिए देते हैं कि उन पर ख़वातीन को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर होता यह है कि न्यूयॉर्क की एक नई नामज़द की जाने वाली खातून ही होती हैं और ये खातून वो हैं जो ख़वातीन के हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती रही हैं और फिर
दिलचस्प बात यह भी है कि जो ही इनका नाम इस तरह से सामने आया कि ये गवर्नर बन सकती हैं, तो इनका जो पहला बयान था, जो इनकी पहली मीडिया से गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि ऐसा कोई भी शख्स जो ख्वातीन को हरासा करता है, उसको यह हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी ऐसी जॉब पर, किसी भी ओहदे पर मौजूद रहे। न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर के हटने के बाद अब जब इनका नाम नामजद किया गया है, वहाँ लोगों की क्या राय सामने आ रही है, और खास तौर पर जो कैथी होकल ने पहला बयान दिया है हरासगी को लेकर, उसको किस तरह से देखा जा रहा है, इसी पे बात करने के लिए हमने राबिता किया है न्यूयॉर्क में मौजूद सीनियर सहाफ़ी जहांगीर खट्टक साहब से, जो टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जहांगीर साहब, ये फरमाइएगा, एक शख्स को हटाया जाता है इस इल्जाम पर कि वो खातून को हरासा करता है, फिर एक ऐसी खातून को उनकी जगह लेकर आया जाता है जो कि तारीख में पहली बार भी हुआ है, वो खातून जो खुद खातून को हरासा करने के खिलाफ आवाज भी उठाती रही है और पहला बयान भी उन्होंने इसी से मुतालिक दिया है। किस तरह से देखा जा रहा है इस सारी सिचुएशन को न्यूयॉर्क के अंदर? देखिए, इसको लोग बहुत इसकी सताइश कर रहे हैं, इस पर खुश हैं। अच्छा। क्योंकि एंड्रयू कोमो के हवाले से जो खबरें आ रही थी, जिस किस्म के इल्जामात उन पर लग रहे थे, और उसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी तहकीकात की गई स्टेट अटॉर्नी जनरल की जानिब से, और उसके बाद एक बहुत ज्यादा स्कैदिंग किस्म की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई, जिसमें यह बात साबित हुई कि उन्होंने वाकई 11 खवातीन को हिरासा किया था। और उसके बाद फिर गवर्नर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कि आप रिजाइन करें, उन्होंने रेजिग्नेशन से इनकार किया। तो उसके बाद जो स्टेट असेंबली है, उन्होंने फैसला किया कि हम इनके मुआवजे की तहरीक लाते हैं, इनका मुआवजा करेंगे। उसके हवाले से अभी भी बहस चल रही है। तो ये जाहिर है कि इसके ऊपर लोग खुश हैं, और फिर एक खातून ने उनकी जगह ली है। यानी मामला खवातीन से शुरू हुआ था और मामला खातून पर ही खत्म हुआ। और जिन्होंने पहला वादा भी यही किया है कि अगर जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगी तो उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी टॉक्सिक नहीं होगी जितनी पहले थी। तो ये जाहिर है कि इसके ऊपर न्यूयॉर्क में सारे लोग काफी खुश हैं, और इस बात पर भी खुश हैं कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो किक इन हुआ और उसने काम किया, और एक गलत शख्स जो कि बैठा हुआ था वो अपने घर गया। अच्छा, ऐसे गलत शख्स और भी बहुत सारे हैं जिनके खिलाफ मी टू मुहिम के जरिए आवाज उठाई जा रही है। आप समझते हैं कि कैथी का आ जाना, इस तरह से बयान देना, ये जाहिर करता है कि अब इस मुहिम के अंदर बहुत सारी खातून जो शामिल होना चाह रही थी, किसी खौफ की वजह से शामिल नहीं होती थी, उनकी अब हिम्मत बढ़ेगी। अमेरिका में क्या राय पाई जा रही है, क्योंकि वहां तो बड़ी बड़ी शख्सियात इस वजह से अपने ओहदों से चली गई हैं, बहुत सारे हॉलीवुड के डायरेक्टर्स गए हैं, एक्टर्स गए हैं। सर बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, हर ऐसा वाकया, हर ऐसी मिसाल जहां पर के कोई शख्स जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, इल्जाम साबित होता है, कानून हरकत में आता है और उसका नतीजा सामने आता है, तो इससे जाहिर है कि हर उस शख्स की हौसला अफजाई होती है जो इसका विक्टिम रहा है या शायद अभी भी हो। तो अगर वो आगे आकर बात करते हैं तो इससे ओवरऑल निजाम की सफाई शुरू होती है। ये एक सफाया है जिसमें कि ऐसे लोग जो कि सियासी बहरूपिये आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि बात एक करते हैं अमल कुछ और करते हैं, उनको इस तस्हीरी अमल से गुजरना पड़ता है। और उससे जो निज़ाम में जो सफाई है, जो उसके अंदर जो ज़्यादा प्योरिटी आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि आपके यहाँ एक मैकेनिज्म है। और सबसे बढ़कर जो आपने जिक्र किया, मी टू मूवमेंट, जिसने कि वाकई अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बुर्जों को गिराया है, जिनमें एंड्रयू कोमो भी शामिल हैं। ये ध्यान में रखिए कि एंड्रयू कोमो डेमोक्रेटिक पार्टी के उन सियासतदानों में से थे जिनके बारे में ये कयासारी हो रही थी कि शायद वो 2024 के सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लें, और वो एक ज्यादा मजबूत उम्मीदवार भी काफी चहीते और काफी पसंदीदा थे जहांगीर साहब वो। बिल्कुल, उन्होंने जो काम किया था स्पेशली कोविड के दौरान करके, उसके ऊपर बाद में भी ये साबित हुआ कि उन्होंने झूठ बोला था। न्यूयॉर्क में जो हलाकतें हुई थी वो उन्होंने नंबर्स को फज किया था, झूठ बोला था उन्होंने। जितने लोग मरे थे तो उसके बाद फिर शुरू में तो वो सारे लोग यकीन कर रहे थे, लेकिन जब बाद में यहाँ के मीडिया ने तहकीकात की तो पता लगा कि जो अमवात हैं उनकी शरह तो जो रिपोर्ट हो रही है उससे ज्यादा है। तो वो भी बात साबित हुई और वो एंड्रयू कोमो पर साबित हुई। उस पर उन्होंने उस पर अपोलोजाइज भी किया था, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर तो इतना ज्यादा शायद असर ना हुआ।
ٹھیک ہے، پہلے اگر وہ کچھ معاملات میں بچتے بھی رہے جہانگیر صاحب تو یہ جو الزام تھا اس میں وہ بچ نہیں پائے ہیں۔ بہرحال کیا رائے پائی جا رہی ہے کیتھی ہاکل کو لے کر، اس بارے میں آپ آگاہ کر رہے تھے۔ نیو یارک کی فضا کیا بتاتی ہے؟ میٹو مہم کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیو یارک میں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیتھی ہاکل کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر خواتین کے حق میں بیان کے بعد لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے آسٹریلیا، جہاں کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن رفتہ رفتہ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں۔ کرونا وبا کے حوالے سے اقدامات اور عوام کو ممکنہ سہولیات اور ویکسین کی فراہمی کو یقینی نہ بنانے کی وجہ سے موریسن کی مقبولیت کا گراف بہت زیادہ نیچے آ گیا ہے۔ کیا گراف تھا، اب کیا بتاتا ہے، رپورٹ میں دیکھیے۔ آسٹریلیا میں ہونے والے سخت لاک ڈاؤن اور ویکسینیشن کے عمل میں سست روی کے باعث وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھے ہیں۔ آسٹریلوی اخبار کی طرف سے وزیر اعظم کی مقبولیت کے حوالے سے ہونے والی عوامی رائے شماری کے مطابق اسکاٹ موریسن کی مقبولیت میں 4% کمی ہوئی ہے اور اب آسٹریلیا کی عوام میں ان کی مقبولیت کا گراف 31% سے کم رہ کر 47% ہو گیا ہے۔ اسکاٹ موریسن کو گزشتہ سال آسٹریلیا میں بھڑکنے والی آگ اور اس کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بھی عوام کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ موریسن کی لبرل نیشنل پارٹی کی حکومت کو حزب اختلاف کی بڑی جماعت لیبر پارٹی کی بھرپور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ مخلوط حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر عوامی رائے شماری کے نتائج آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہوئے تو ان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور لیبر پارٹی آسٹریلیا میں حکمران جماعت بن جائے گی۔ موریسن کو مئی 2022 میں انتخابات سے قبل اپنی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے قبل 18 سال کی عمر تک کے آسٹریلوی باشندوں کو ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہوں گی۔ حالیہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلوی وزیر اعظم کی کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے۔ وبا سے قبل وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے عوام میں 85% مقبولیت رکھتے تھے، جبکہ اب یہ گراف 48% تک پہنچ گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ ان کی مقبولیت میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے 2021 اکتوبر تک سارے لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، تاہم اب یہ ہدف سال کے آخر تک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کی عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں فائزر کی ویکسین بھی ناپید ہو گئی تھی اور ایسٹرازینیکا کی طرف سے لوگ مطمئن نہیں تھے، لیکن فائزر ویکسین میں کمی کے باعث عوام کو ایسٹرازینیکا لگوانے کا کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم میکم ٹرنبل نے حکومتی ویکسین پروگرام کو مکمل ناکام قرار دیا ہے۔ آسٹریلیا میں صرف 23% لوگوں کو ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں اور مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن لگانے اور پابندیاں اٹھانے کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس وقت سڈنی اور میلبرن میں سخت لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا گیا ہے اور کوئنز لینڈ میں لاک ڈاؤن کی آسانی کے باوجود لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دنیا میں بہت ہی مختلف حالات دکھائی دے رہے ہیں کووڈ-19 کو لے کر۔ کہیں لوگوں کو ویکسین نہ لگانے پر سزائیں دی جا رہی ہیں اور کہیں ویکسین میسر نہ کرنے پر، مہیا نہ کرنے پر وزیر اعظم کی جو شخصیت ہے اس کو لے کر ان کی جو پسندیدگی کا گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ پسندیدگی ناپسندیدگی ایک اور شخص کے حصے میں بھی بہت زیادہ آئی ہے، بہت ہی متضاد شخصیت ہے، ان کی میں بات کر رہی ہوں وکی لیکس ویب سائٹ کے بانی جولیان اسانج کی، جو بہت متضاد شخصیت ہیں، آج کل پھر سے خبروں میں ہیں۔ کیوں؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है विकीलीक्स वेबसाइट के बानी जूलियन असांज की, जिन पर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि एक ऐसी मुत्तज़ाद शख्सियत बन चुके हैं जिनके लिए चाहते भी बहुत हैं और नफरतों की भी कोई कमी नहीं। उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि असांज सच की तलाश में मिशन लिए चल रहे हैं और नाकिदीन का मानना है कि उन्होंने हसास मालूमात को सरेआम लाकर बहुत सौ की जिंदगियों को खतरात से दोचार कर दिया है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में शाया होने वाले उनके खाकों के मुताबिक जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उनका कहना यह है कि वो इंतहाई ज़हीन हैं, मेहनती हैं और कंप्यूटर हैकिंग की खुसूसी सलाहियत रखते हैं। इसके साथ सफ़र करने वाले न्यूयॉर्क के एक सहाफ़ी का कहना है, न्यूयॉर्कर के एक सहाफ़ी ने कहा कि काम करते हुए उन्हें खाने पीने का होश भी नहीं रहता है। अपने इस मिशन की तकमील के लिए वो जिंदगी भर किसी एक मुल्क में टिक कर नहीं बैठ सके। मुल्कों घूमते रहते हैं और अपने दोस्तों और हामियों के पास ठहरते हैं और कई मरतबा एयरपोर्ट्स पर ही अपना बोरिया बिस्तर लगा लेते हैं। उनके साथ दर्जनों रज़ाकार हैं जो दुनिया भर में विकीलीक्स के पेचीदा ढांचे को संभालते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, जूलियन असांज ने अपनी नौजवानी में एक माहिर तालीम के साथ 3 बरस तक काम किया था। आपको बताएं कि ये माहिर तालीम उस वक्त उभरते हुए इंटरनेट की इनकलाबी जहतों पर तहकीक कर रहे थे। असांज ने उनके साथ मिलकर अंडरग्राउंड यानी रोपोश नामी एक किताब लिखी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की बरादरी में बेस्ट सेलर यानी इंतहाई मकबूल किताब करार पाई। आपको बताएं कि सॉलियट असांज की शख्सियत के बारे में कहती हैं कि वो एक माहिर रिसर्चर था जो अखलाकियात, इंसाफ के तकाज़ों और इसमें गहरी दिलचस्पी रखता था कि वो अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए हुकूमतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चंद हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलकर असांज 2006 में विकीलीक्स वेबसाइट्स की बुनियाद स्वीडन में डालते हैं। बीबीसी से अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम अपने काम में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। हम मालूमात कहां से और कैसे हासिल करते हैं किसी कीमत पर भी किसी को पता नहीं चलने देते हैं। हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाई हैं और उन पर मवाद शाया करते हैं। हमें बंद करने के लिए मुल्कों को अपनी वेबसाइट्स बंद करना पड़ेंगी। जी हाँ, असांज ने यही कहा कि अगर हमारी मालूमात को रोकना है तो फिर मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को रोकना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि असांज को कुछ ऐसे रज़ाकार अतियात देते हैं जो इस हक में हैं कि ऐसी मालूमात को आवाम तक पहुँचाया जाना चाहिए जो उनकी ज़िंदगियों को मुतासिर करती हैं। लेकिन नाज़रीन, ताकत की बड़ी बड़ी ऐवान ये नहीं चाहते हैं कि उनकी सरगर्मियाँ मंजर आम पर लाई जाएँ। असांज दसियों हज़ारों ऐसे खुफिया पैगामात और गुफ्तगू अफशा कर चुके हैं जिनके शाया होने से बहुत सारे सरबराहान हुकूमत और माली इदारों के सरबराह खिफ़त उठा चुके हैं। मगर 2007 में अमेरिकी हेलीकॉप्टर के बारे में जारी की जाने वाली उनकी एक वीडियो विकीलीक्स की पहली मरतबा आलमी शोहरत का सबब बनी। ये वीडियो दुनिया भर में शह सुर्खियों का मौजू बनी रही। इस वीडियो में अमरीकी फौजी 12 आम शहरियों को हलाक करते हुए दिखाई दिए थे, जिनमें 3 सहाफ़ी भी शामिल थे। नाज़रीन, ये वीडियो अमेरिकी फ़ौज के लिए रुस्वाई का बाइस बनी। असांज 1971 में ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड में पैदा हुए, जहां उनके वालिदैन अपनी थिएटर कंपनी के साथ शहर शहर घुमा करते थे। लेकिन असांज को थिएटर का नहीं बल्कि नौजवानी ही से कंप्यूटर का जुनून था। उन पर दर्जनों वेबसाइट्स को हैक करने का जुर्म साबित हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, असांज मजबूत आसाब के मालिक हैं, क्योंकि जो राज वो मंजर आम पर लाते हैं उसके बाद हुकूमतों की जानिब से जिस नौइयत का दबाव उन पर आता है, कोई भी कमज़ोर आसाब का शख्स उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जूलियन असांज को स्वीडन में जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में भी कैद रखा गया। ताहम असांज इस इल्ज़ाम में अपने खिलाफ बहुत से सबूत लेकर आए। नाज़रीन, जब मगरिब की बात होती है, जहां आज़ादी इज़हार राय पर बहुत बात की जाती है, तो हकीकत में आपको बताएं कि यहाँ मगरबी हुकूमतें आज़ादी इज़हार की हकीकी रूह पर अमल पैरा नहीं हैं। आपको दिखाते हैं कि आम लोगों तक मालूमात पहुँचाने वाली जूलियन असांज इस वक्त किस हाल में है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के अपने स्वीडन बेदखली के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। 2 हफ्ते कबल बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसके इन दलाइल को 2-5 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि इसकी बेदखली के लिए यूरोपीय हिरासती वारंट बिला जवाज हैं। ताहम अदालत ने इस बात से इत्तेफाक किया था कि वो 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। 2010 में उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब विकीलीक्स ने अमेरिकी खुफिया दस्तावेजात की वीडियो जारी की। वाज़ेह रहे कि जूलियन असांज पर अपने 2 साथी खवातीन के साथ ज्यादती करने के इल्जामात के तहत बरतानिया में मुकदमा चलाया जा रहा है। ताहम जूलियन असांज ने अपने ऊपर लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। विकीलीक्स के बानी की बीवी
स्टेला मोरिस का कहना है कि जूलियन असांज की सूरत हाल तशवीशनाक है और इसके साथ बेहद दर्जे की नाइंसाफी हो रही है। वो 7 महीने पहले अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा जीत चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जेल में हैं। क्या ये निजाम उन्हें सजा नहीं दे रहा? गुज़िश्ता रोज मुझे और असांज को 17 महीने बाद मिलने की इजाजत दी गई। मोरिस का कहना था कि बेलमार्श जेल में मुलाकात के दौरान मैंने असांज का हाथ पकड़े रखा। वो काफी अरसे से अपने खानदान और बच्चों से दूर हैं। जूलियन और बच्चों को ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया मिली भगत से ये सब कुछ कर रहे हैं। एक सहाफी को जेल में रखा हुआ है जिसका कोई तस्वुर नहीं है। मोरिस ने कहा, जूलियन ने तमाम खैरखाहों और उनके हक में आवाज उठाने वालों का शुक्रिया अदा किया है जो उनकी आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जूलियन असांज की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, ये तो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखा दिया। किस तरह से वो इन मुश्किलात से लड़ते चले आ रहे हैं और किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आइंदा भी इनका मुकाबला करेंगे, ये भी आपने जान लिया। लेकिन एक और मुश्किल जो पूरी दुनिया पर पड़ी है और दुनिया को समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसे लड़ना कैसा है, वो है कोरोना वायरस, जिसने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 20 करोड़ 57 लाख से बढ़ चुकी है, जिनमें से 18 करोड़ 47 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 43 लाख 41 हज़ार से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। दुनिया भर में नाजरीन इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 1 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा है, जिनमें से 1 लाख 2 हज़ार से ज़्यादा मुतासिरा मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सूरत हाल क्या है ये तो हमने आपको बताया। अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुनिया के कई ममालिक में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर सजा देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के बेशतर मुल्क कोरोना केसेस की बढ़ती सूरत हाल को यकसर नज़रअंदाज किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस वबा को न सिर्फ संजीदगी के साथ लिया जा रहा है बल्कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सजाएं देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। सिडनी के शहरी जोरान पर कोरोना वायरस के ज़ाब्ते-कार की खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित हो गया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक शहरी ने टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद मास्क की पाबंदी और समाजी फासले की खिलाफ वर्जी की। साहिली कस्बे बायरन के मेयर का कहना है कि मुल्ज़िम कोरोना वबा पर यकीन नहीं रखता था और उसने इंतजामिया के साथ तावन भी नहीं किया। पुलिस का कहना है कि अथॉरिटीज इस पहलू का जायजा ले रही है कि आया मुल्ज़िम ने जो बयान दिया है क्या वो हकीकत के बरक्स तो नहीं। मुल्ज़िम ने बताया है कि वो रियल स्टेट देखने के लिए निकला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज के जायजे के लिए सफर कोरोना पाबंदियों से मुस्तस्ना है। मुल्ज़िम जोरान इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद मुल्ज़िम को सुनाई गई सजा लागू कर दी जाएगी। नाज़रीन, इसी तरह इंडोनेशिया में वबा के दौरान करंतना में रहने वाले लोगों को रोबोट के ज़रिए खुराक फराहम की जा रही है। एक रोबोट तैयार किया जा रहा है ताकि इन लोगों तक जो कि करंतना में है, किसी आम इंसान को इन तक ना जाना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग करंतना में हैं, जो लोग इस वबा को भुगत रहे हैं, अगर कोई दूसरा शख्स इनके पास खाना पीना देने जाता है तो उसको भी यकीनन खतरा है कि वो भी कोविड का शिकार हो सकता है। इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए इलाज ये ढूंढा गया कि एक रोबोट बनाया जाए जो इन लोगों तक खुराक पहुंचाएगा। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, बड़ी दिलचस्प है, आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स का डिजाइन करता मकामी रोबोट यहां कोरोना के मरीजों को खुराक की तकसीम का फरीजा सरअंजाम देने के साथ साथ करंतना में रहने वाले लोगों को गेट वेल सून के पैगामात दे रहा है ताकि लोग परेशान ना हों। इस रोबोट की तामीर के लिए बिजली से चलने वाली मुख्तलिफ अशिया और पुराने टेलीविजन का मॉनिटर इस्तेमाल किया गया है और इसको डेल्टा रोबोट का नाम दिया गया है। रोबोट डिजाइन करने वाली टीम के सरबराह 53 साला एसेंटो का कहना है कि डेल्टा वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बाद हमने यहाँ लोगों की खिदमत करने के लिए इसे वक्फ कर दिया है ताकि ये लोगों को उस बुरे वक्त में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। ये रोबोट इंतहाई सादगी और सादा चीजों के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। रोबोट का सर चावल पकाने वाले कुकर से तैयार किया गया है और इसकी बैटरी 12 घंटे तक काम करने की सलाहियत रखती है। डेल्टा रोबोट स्प्रे करने का भी काम कर सकता है। इंडोनेशिया में लगभग 37 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं और 1,08,000 से ज्यादा मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। यहाँ 16 अगस्त तक लॉकडाउन का नफाज हो चुका है।
दुनिया को सिर्फ कोविड ही का सामना नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर दुनिया इस वक्त मुश्किल में दिखाई देती है। कहीं आग भड़क चुकी है, कहीं कोविड की वजह से हम बात हो रही हैं और कहीं हम ये देख रहे हैं कि खुश्क साली ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसी ही एक जगह आपको लेकर चलना है, हमें रुख करना है चिली का, जहां आपको बताएं कि गुज़श्ता 13 साल से बहुत ही बुरी खुश्क साली दिखाई देती है। आलमी इदारे की तहकीक बताती है कि माहौलियाती तपिश से मौसमियाती हालात में शिद्दत पैदा हो रही है और हर साल दूसरे साल से मुख्तलिफ हो रहा है। एक मौसमियाती मुतालिया बताता है कि माहौलियाती तपिश की वजह से दुनिया भर में शदीद मौसम का ख़तरा पहले के मुकाबले में 2 गुना होने का इम्कान है और इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद खुश्क साली और उसके बाद तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। बात करें अगर अमेरिका की, तो यहाँ ज़्यादातर खुश्क साली बताई जा रही है, जबकि मगरबी बहरुल काहिल के इलाके में सैलाब ज़्यादा आम होने का इंदिया दिया गया है। ये तहकीक एक और शहादत फराहम करती है कि मौसमियाती तब्दीली शदीद मौसमों का बायस बन रही है, जिस पर दुनिया में बसने वाले तमाम जानदारों का मुस्तकबिल शदीद ख़तरे में है। नाज़रीन, दौलत मुश्तरका के साइंसी इदारे की तहकीक एक डॉक्टर जो कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि अल नैनो और लैनीना शदीद मौसमी पैटर्न हैं जो इस्तवाई बहरुल काहिल में दर्जा हरारत को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और मौसमों पर उनके शदीद असरात मुरतब होंगे। आपको ये भी बताएं कि लैनीना को बाज़ औक़ात इस कुदरती मंजर का सर्द मरहला, जबकि अल नैनो को गर्म मरहला कहा जाता है। बरतानवी माहिर मौसमियात प्रोफेसर मैट क्विंस कहते हैं कि साइंसदानों को अब बेहतर तौर पर यह मालूम हो रहा है कि अल नीना और लैनीना माहौलियाती तपिश से मुंसलिक हैं। नाज़रीन, बैनुल हुकूमती पैनल ने यह नतीजा निकाला है कि दुनिया में 1950 की दहाई के बाद ज़्यादा गर्म दिन और गर्मी की लहरें देखने में आ सकती हैं। मौसमी तग़य्युरात और बढ़ता आलमी दर्जा हरारत किस तरह हमारे लिए ख़तरनाक बन सकता है, इस पर हम तकरीबन रोज़ाना ही बात कर रहे हैं और इससे निमटने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, ये भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर कर रहे हैं। और नाज़रीन, अभी हमें रुख करना है एक ऐसी जगह का जहां दुनिया की सबसे बड़ी मंडी सजाई गई है। ये मंडी क्या है ये आपको बता देते हैं। सऊदी अरब का अल कसीम रीजन है, यहाँ का दारुल हुकूमत है रियाद, जहाँ से 330 किलोमीटर शमाल मगरिब में ये जगह वाक़या है जहाँ सऊदीया और दुनिया की सबसे बड़ी खजूर की मंडी है। हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ मेले का सा समा होता है। इस इलाके में आप देख सकते हैं 7 अरब खजूर के दरख्त लगाए गए हैं जिनके फल के शायकीन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और सऊदीया सालाना 1.5 मिलियन टन खजूर पैदा करता है, जो कि 1000 मुरब्बा मील पर मुहित 28 अरब खजूर के दरख्तों से हासिल होती है और ये कुल आलमी पैदावार का 15% बनता है। ये मंडी सालाना मेले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां मुख्तलिफ सकाफती तिजारती सरगर्मियां रोनुमा होती हैं। इस हवाले से हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट मौजूद है, आपसे शेयर करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के शुमाल मगरिब में 200 किलोमीटर पर वाक़े अल कासिम सूबे में उनीज़े शहर दुनिया भर में खजूरों की अनवा इकसाम की फरोख के हवाले से दूसरा बड़ा मरकज बन चुका है। उनीज़े खजूर फेस्टिवल में मकामी ताजर, गिरदोनवा के शहरों से लोग और मुल्क भर से खजूर के ताजर खसूसी तौर पर इस खजूर फेस्टिवल में शिरकत करते हैं और इस इलाके में खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम को बआसानी खरीद सकते हैं। मौसम गर्मा के नवाह में शुरू होने वाला उनीज़े खजूर फेस्टिवल 70 दिन तक जारी रहता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $300 मिलियन मालियत की खजूरों का लेन देन होता है। ये खजूर फेस्टिवल उनीज़े शहर में एक वसी और अरीज मार्केट में मुनक्किद होता है। इस ओपन एयर मार्केट के मरकज में एक फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई और दुगनी लंबाई के बराबर एक प्लाजा तामीर किया गया है, जहां पर ओपन एयर और प्लाजे में मौजूद आउटलेट्स पर कारोबार होता है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से ताल्लुक रखने वाले एक खरीदार का इस फेस्टिवल के बारे में कहना है कि हम 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँचे हैं और हमें यहाँ पर हमारी मनपसंद खजूर होलसेल रेट पर दस्तयाब है। उनका कहना है कि जो खजूर बॉक्स रियाद में 150 से 160 रियाल में मिलता है, यहाँ पर बआसानी 90 रियाल में दस्तयाब है। उनीज़े खजूर फेस्टिवल खजूर की मार्केट के हवाले से भी नुमाया पहचान का हामिल है। इस फेस्टिवल का आगाज 1980 से शुरू किया गया और आज दुनिया में खजूर की फरोख का ये दूसरा बड़ा मरकज है। उनीज़े खजूर फेस्टिवल को मकामी सतह पर एक बेहतरीन सकाफती सरगर्मी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी मईशत जो तेल के हवाले से पहचान रखती है, उसे उनीज़े खजूर फेस्टिवल की कामयाबी से एक नई जहत हासिल हो रही है। 150 रियाल में जो खजूर आप लेते हैं वो इस फेस्टिवल में अगर आप जाते हैं तो आपको 90 रियाल में मिल सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो खजूरें यहाँ हैं
वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की जितनी भी खपत है खजूर की, यहाँ उसकी 15% पैदावार हो रही है। दुनिया में ये खजूर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक फेस्टिवल का समा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। बहुत सारी तकरीबात भी रखी गई हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इस फेस्टिवल के हवाले से आइंदा भी हम बात करते रहेंगे। अच्छा जी, अभी हमें प्रोग्राम में रुख करना है अल्जीरिया का, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दिनों से बहुत शदीद आग भड़की हुई है, और ये आग से भड़की ही नहीं है, इसने 65 जिंदगियों के चिराग भी गुल कर दिए हैं। और इस वक्त अल्जीरिया में कौमी शौक की कैफियत है। फौज को तलब कर लिया गया है, ताहम बेसर सामानी के आलम में लोग अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना यह है कि आग शरपसंद अनासिर की जानिब से लगाई गई है। अल्जीरिया में सूरत हाल ये है कि वो लोग जिनका कारोबार, जिनके रोज़मर्रा के मामलात जंगल में होते थे, जिनके घर बार जंगल में हैं, जिनकी फैमिलीज जंगल में हैं, जिनके कारोबार थे, चाहे वो शहद का कारोबार था, चाहे वो फल का कारोबार था, वो लोग इस आग के लगने के बाद भागे नहीं हैं। यहाँ पर अमवात होने के बावजूद यहाँ से कहीं चले नहीं गए हैं, वो लोग यहीं पर मौजूद हैं और अल्जीरिया की हुकूमत के साथ खड़े हैं। खड़े किस तरह से हैं कि वो खुद भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से उन्हें पानी मिल रहा है, जितना पानी मिल रहा है, उसको लेकर आग बुझाने की एफर्ट्स करते हुए दिखाई देते हैं। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, बहुत सारी जगहों पर जहाँ आग भड़क उठी है, लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जी अल्जीरिया में ऐसा नहीं हो रहा है। सूरत हाल क्या है, हमारे पास डिटेल जो थी हमने आपसे शेयर की है, और अभी हमारे पास इस बारे में एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आपसे शेयर करें। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया में भड़कने वाली आग से 65 लोग हलाक हो गए हैं और हुकूमत ने आग की मुसीबत से निपटने के लिए फौज को तलब कर लिया है। अल्जीरिया के पहाड़ी इलाके कबाइल में भड़कने वाली आग को मुल्क की तारीख की शदीद तरीन आग करार दिया गया है। इसके सबब होने वाली हलाकतों में 28 फौजी भी आग के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मजीद 12 फौजी शदीद जख्मी होने के बाद तशवीशनाक हालत में हैं। अल्जीरिया में लगने वाली आग से टीजी कोजो का इलाका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ लोगों के घर और इमलाक जलकर खाकसर हो गए हैं और लोगों को बेघर होने पर इस आग ने मजबूर कर दिया है। अब यहाँ से लोग नकल मकानी करके नजदीकी कस्बों के होटल्स, हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटीज में डेरे डाले हुए हैं। यहाँ के एक रिहायशी हकीम हादी का कहना है कि हम आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तेजी से फैल रही है और इसका बुझना अभी तक नामुमकिन नजर आता है और अब आग के शोले हमारे इलाके तक पहुँच आए हैं। एक दूसरे रिहायशी हमीदी कामिल का कहना है कि हमारे पास आग से लड़ने के लिए मौजू सामान भी नहीं है कि हम जिससे इस आग की आफत को बुझा सकें, क्योंकि ये आग मजीद तेजी से फैल रही है और हम बेबस हैं। हमारी कोशिश है कि घर बचा लिए जाएं। अल्जीरिया के सदर ने मुल्क में 3 रोजा कौमी सोग का ऐलान करते हुए सारे रियासती उमूर और सरगर्मियां तर्क करने का कहा है। सिर्फ आग बुझाने की सरगर्मियां जारी हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुनासिब साजो सामान न होने की वजह से शिमाली अल्जीरिया में लगने वाली आग को बुझाने के लिए यहाँ के मकामी बाशिंदे दरख्तों की टहनियों और पानी की मदद से आग के इफरीत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दर्जन भर से जायद मकामात शदीद तरीन आग की जद में हैं। अल्जीरिया के वजीर दाखिला ने कहा है कि ये आग शरपसंद अनासिर ने लगाई है। हुकूमत का कहना है कि वो मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेगी और इमदादी पैकेज देगी। बिल्कुल जी, कहीं आग लगी है, कहीं खुश्क साली है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है और इसी बढ़ते दर्जा हरारत ने कुतुब जुनूबी में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार को हद दर्जा तेज़ कर दिया है। हालिया तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सिर्फ 2 दर्जे गर्मी में इजाफे से यहाँ बर्फ़ की बहुत बड़ी तादाद पिघल जाने का अंदेशा है, जिससे समंदरों के पानी की सतह में इजाफा हो जाएगा और बहुत सारे साहिली शहर इसकी जद में आ जाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कुतुब जुनूबी पर 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड दर्जा हरारत की तस्दीक के बाद माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अंटार्कटिका में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, जो कि भयानक सतह पर पहुँच सकता है। हालिया तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि बर्फानी बरआज़म कुतुब जुनूबी और ग्रीनलैंड्स के औसत दर्जा हरारत में सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे से भी वहाँ जमी हुई खरबों टन बर्फ पिघल सकती है और इसके नतीजे में समंदरों की सतह 43 फीट तक बुलंद हो सकती है। माहिरीन को इस हद तक भी खदशा है कि अगर दर्जा हरारत में इजाफा इस मकाम तक पहुँच गया तो फिर शायद माहौल को दुरुस्त करने के हवाले से हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंटार्कटिका का औसत दर्जा हरारत सारी इलाकों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बरआज़म के दरमियान बुलंद तरीन मकामात पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अंटार्कटिका में 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड दर्जा हरारत की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे आलमी मौसमियाती तंजीम WMO ने की थी। अलबत्ता अंटार्कटिका में बुलंद दर्जा हरारत
30 जनवरी 1982 के रोज़ 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस नए रिकॉर्ड से एक बार फिर ये जाहिर होता है कि माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए हंगामी इक़दामात उठाना वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है और आलमी बरादरी को यकीनन सिर्फ इस पर सेमिनार ही नहीं करने हैं बल्कि इसको लेकर अमली इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे चलते चलते एक दिलचस्प स्टोरी शेयर कर लें। आपके भी इल्म में है, हम भी जानते हैं, हम किसी भी बेकरी पर जाते हैं, केक खरीदना होता है तो हमारी सबसे पहली फरमाइश क्या होती है? हमें जी बिल्कुल फ्रेश केक चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि केक तो रात में बना है और हमें कहीं लेकर जाना है तो हम कहते हैं नहीं जी हमें तो फ्रेश केक दीजिए। लेकिन अभी आपको बताएं कि एक बहुत पुराना केक, उसकी भी बड़ी डिमांड है जी। और ये केक कोई 1-2 रोज़ पुराना नहीं है बल्कि ये केक 40 साल पुराना केक है और ये बिका है हज़ारों डॉलर्स में। जी हाँ, ये वो तारीखी केक है जो 1981 में बरतानवी शहजादे चार्ल्स और शहजादी डियाना को लंदन में उनकी शादी पर पेश किया गया था। 4 दहाई पुराने इस केक पर शाही फौजी लिबास और हथियारों की तस्वीर नुमायां हैं और इस केक को बादाम के हलवे से तैयार किया गया था। नाज़रीन, हाल ही में इसकी नीलामी हुई है और केक का ये टुकड़ा शाही खानदान की खादिमा मौरिया स्मिथ को दिया गया था। अच्छा, ये केक का टुकड़ा जो है ना, ये मौरिया को खाने के लिए दिया गया था, लेकिन मौरिया ने इस केक के टुकड़े को खाया ही नहीं। उन्होंने इसको यादगार के तौर पर अपने पास रख लिया और अब जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके ख़ानदान वालों ने सोचा कि क्यों ना ये जो केक का टुकड़ा है इसको फ़रोख्त कर दिया जाए। $1400 में केक का ये टुकड़ा फ़रोख्त हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी सिर्फ एक बार नीलामी नहीं हुई, दोबारा फिर इसकी नीलामी हुई। शाही ख़ानदान और शहनशाही निज़ाम के दिलदादा बरतानवी शहरी गैरी लियंटन ने $2565 में इस केक को ख़रीद लिया है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर हम आपको कोई दिलचस्प पैकेज ना दिखाएं? आइए देखते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी कोई ऐसा केक भी देखा है जिस पर लिखा हो कि खाना मना है? जी हाँ, मगर ऐसा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों साबिक बरतानवी जोड़े प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना को शादी में मिलने वाला केक $2558 में नीलाम हुआ। ये केक 40 साल पुराना है और मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वालदा को तोहफे में दिया गया था। इस केक के कई टुकड़े वक्तन फवक्तन नीलाम किए जाते रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस केक की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और मशरिक वस्ता के हजारों अफराद ने इंतजामिया से राब्ता किया। पहली मर्तबा इंतजामिया ने 2008 में इसका कुछ हिस्सा फरोख्त किया था। नाज़रीन, वाज़े रहे कि हुस्न की देवी मशहूर लेडी डियाना 1997 में फ्रांस में एक एक्सीडेंट में हलाक हो गई थीं। 1996 में चार्ल्स और लेडी डियाना के दरमियान अलहदगी हुई, ताहम आज भी मदाहों की एक बड़ी तादाद लेडी डियाना से मुतासिर है। यही वजह है कि इस केक की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सब ही बेताब थे। केक के मालिकान का ख्याल था कि केक 40 से 50 पाउंड में नीलाम होगा, लेकिन लीड्स के एक शहरी ने इस टुकड़े को $2558 में खरीदा है, जिस पर लिखा है कि ये केक बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है, मगर हम इसे खाने का मशवरा नहीं देंगे। समाजी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस केक की अहमियत का बढ़ जाना सिर्फ लेडी डियाना के साथ वो मोहब्बत है जो दुनिया भर के लोग उनके लिए रखते हैं। बिल्कुल जी, दुनिया भर के लोग लेडी डियाना से मोहब्बत करते हैं और क्यों ना करें। इतना खूबसूरत दिल रखती थी लेडी डियाना। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हम उनके हवाले से आपसे शेयर करते रहते हैं जब भी कोई ऐसा दिन आता है, जब उनका बर्थडे होता है या जब उनकी बरसी मनाई जाती है। बहरहाल जी, आज उनकी शादी पर मिलने वाला केक, इस हवाले से ये खुसूसी पैकेज हमने आपसे शेयर किया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल शाम ठीक 11 बजे हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।